देखिएगा हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं डिटर्मिनेंट के किसी भी रो को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है, आप बस वो देखो खाली। तो डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ता है कि वो डिटर्मिनेंट भी किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये फर्क पड़ता है। तो अब इस फर्क को बैलेंस रखने के लिए मुझे तो ये काम तो करवाना है मुझे, लेकिन ये काम तो करवाया जा सकता है, बिल्कुल करवाया जा सकता है, लेकिन कुछ चेंज आ गया होगा ना। अब वो चेंज क्या आया है, वो चेंज ये आया है कि ये इसका जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो ये वाला डिटर्मिनेंट नहीं रहा। अब उसमें क्या फर्क आ गया कि वो एक के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया है। तो आपने इस चीज को बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि आप तो इसकी जगह लिख रहे हो ना, आपको लाना तो यही चीज है ना, मतलब सॉल्व तो यही करना है। तो ये जो भी चीजें आप लिखोगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह आप नहीं लिख पा रहे, तो हम उस चीज को बैलेंस रखने के लिए क्या करते हैं, 1/k से क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। हाँ भैया। ठीक है, 1/k से डिवाइड करने से मिलेगा क्या, 1/k से डिवाइड करने से तो ये मिलेगा, जैसे आप k डिवाइड तो k से k कट गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही लिखा हुआ। तो मतलब ये जो बात है ना, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है, इसलिए मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह इस बात को लिख सकता हूँ। और देखो मेरा मेरा काम भी हो गया, मेरा ऑपरेशन भी लग गया, हाँ या ना। हाँ भैया। प्रॉपर्टी समझ में आ रही है क्या चीज है। हाँ भैया। अब वेरीफाई करने की बात मैंने कही थी आपसे कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना था कि कोई भी एक मैट्रिक्स लेनी थी आपको, कोई भी एक डिटरमिनेंट लेना था, ए बी सी और डी, इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते, इसकी वैल्यू आ जाती। फिर क्या करते, फिर इसके किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते, 5 से 3 से 2 से वट। जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालता मैं, और मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास आ जाता 2a 2b c और d। फिर मैं इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर देता, और इसके डिटरमिनेंट में और इसके डिटरमिनेंट में जो फर्क होता ना, वो उसी कांस्टेंट का होता जो मैंने मल्टीप्लाई किया। जैसे इधर 2 किया तो मल्टीप्लाई 2 का फर्क होता है इन दोनों में पक्का। और नहीं आता यकीन तो देख ही लो, लाओ वेरीफाई ही कर देता हूँ मैं। जैसे एक डिटरमिनेंट है आपके पास 2 3 1 2, इस तरीके से ले लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ इट। हाँ जी, कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3, कितना आ गया आंसर, 1 आ गया, हाँ या ना। ठीक है, अच्छा जी, डिटरमिनेंट ऑफ बी ले लेते हैं अब इस तरीके से। हाँ जी बताओ किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, बोलो 7 से कर दूं, बताओ किसी एक रो को तो करना पड़ेगा, या रो को या कॉलम को, बताओ किसको करूं। यही तो फर्क था कि किसी रो को या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करो फिर डिटरमिनेंट निकालो उसका, तो उसी उतना टाइम्स हो जाता है वो। बोलो किसको करूं, रो से कर दो। रो से कर दूं, 7 को कर दूं, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, और यहाँ पे 1 और 2, सही है। तो आओ चलो कैलकुलेट कर दे इसका, 14 इंटू 2 कितना हो गया 28, और माइनस 7 21, कितना आ जाएगा आपके पास 7। आप फर्क देख लो अपने आप, कितने का फर्क है, 7 का फर्क है ना। अच्छा जी, अब देखो, मान लो मैं इसको तो 7 से कर दूं और इसको 3 से कर दूं, तो देखते हैं क्या फर्क आता है। मैं ये तो 14 ही रहेगा, यहाँ 21 रहेगा, इसको 3 से कर रहा हूँ तो यहाँ 3 और 3 2 जा 6। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 2 पर करिएगा 14 6 जा 84, और 21 3 जा 63। फर्क कितने का आ गया आपके पास, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 21। तो इससे इसमें फर्क जो पड़ा है, आपने 7 तो ऊपर से किया और 3 नीचे किया है, तो भाई 7 इंटू 3 का ही तो फर्क आएगा। ये लो, नहीं आया समझ में, प्रॉपर्टी 4 क्लियर हो रही है कृष्णा। हाँ भैया हो गई। सच बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए अभी। गीतिका समझ में आया, यस भैया इंटू 3 क्या था, इंटू 3 मैंने क्या किया है, नीचे वाले उसको भी मल्टीप्लाई करके देखा है। मैं खाली ये देखना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही रो को मल्टीप्लाई करने से तो एक बार फर्क पड़ता है, वो तो दिखता है। अगर मान लो मैं ऊपर वाले को किसी और से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, नीचे वाले को किसी और से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे उस चीज को मतलब तब क्या फर्क पड़ता है, तब वही फर्क पड़ता है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया। समझ में आया ना, उतने का ही फर्क पड़ा है 7 इंटू 3 का ही। तो इस अगर मान लो कल को मेरा मन कर गया कि भाई यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर डी है, और मैं ऊपर वाले को तो चाहता हूँ मैं के से मल्टीप्लाई करना,
और नीचे वाले को मैं चाहता हूँ x से मल्टीप्लाई करना। तो आपको क्या लगता है मुझे इस डिटरमिनेंट को बरकरार रखने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 1/kx। हाँ जी, k से भी डिवाइड करना पड़ेगा और किससे डिवाइड करना पड़ेगा? x से भी डिवाइड करना x। पड़ेगा, तभी बैलेंस रहेगा, वरना बैलेंस नहीं रहेगा, वरना ये डिटरमिनेंट नहीं रह पाएगा। आया समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है, क्लियर है लक्ष्य? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, अच्छा जी। तो इसके कुछ रिमार्क्स भी हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑब्जर्वेशंस पे गौर कर लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रॉपर्टी के तहत आप वी कैन टेक कॉमन ऑल्सो, वी कैन टेक कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर फ्रॉम, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम एनी वन रो और वन कॉलम, वन रो और वन कॉलम। देखो मैट्राइसेस में हम जब कॉमन निकालते थे उसके लिए पूरी मैट्राइसेस में वो चीज कॉमन होनी चाहिए थी, है ना? फॉर एग्जाम्पल देखो जब भी मैट्राइसेस होती थी तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो हम क्या निकालते थे? 2 कॉमन निकाल पाते थे, है ना? और हम लोग क्या लिखते थे? 1 2 3 और 4, हाँ या ना? हाँ जी। ये लिख पाते थे। अच्छा जी, क्या डिटरमिनेंट के लिए भी सब में कॉमन होना जरूरी है? नहीं, सब में कॉमन होना जरूरी नहीं है। डिटरमिनेंट के लिए अगर मान लीजिए जैसे ऐसा है 2 4 6 और 8, ठीक है, और तो उसके लिए या तो एक पूरी रो में कॉमन हो या पूरे कॉलम में कॉमन हो, आप निकाल सकते हो, किसी एक में होना चाहिए, या तो रो में हो या तो कॉलम। तो इस रो में से अगर मैं मान लो जैसे यहाँ 5 कर लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें से 2 कॉमन निकालना चाहता हूँ तो निकाल सकता हूँ, मैं 2 कॉमन निकाल लिया हूँ, और अब जो मेरे पास रह गया वो रह गया 1 2 5 और 8। इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 16, और यहाँ पे 5 4 जा 20, माइनस करोगे कितना आएगा? -4, सही है ना? इसके डिटरमिनेंट को देख लेते हैं। 2 तो है ही मल्टीप्लाई में, वो तो बाहर की बात है। यहाँ पर 8 और 5 2 जा 10, 2 इंटू में -2 कितना आ जाएगा? -4, है ना? सेम सेम। हाँ जी। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि हम किसी भी रो में से निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे k ऑफ a है, k ऑफ b है, और यहाँ पे c है, यहाँ पे d है। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मुझे इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कॉमन निकाल सकता हूँ। कॉमन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आया समझ में? ठीक है। ठीक है और भैया। ऐसे ही अगर आप पूरे कॉलम में से कुछ सिलेक्ट करके निकाल सकते हो तो पूरी रोज में से भी सिलेक्ट करके निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, एक बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है, उस पर और गौर करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, मैंने थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताई थी कृष्णा, याद हो तो आपको? बताओ भैया जो, हेलो, हाँ बोलो बोलो। जो आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ भाई गीतिका, आप बता दो। जब सर 2 कॉलम और रोज को इंटरचेंज, थर्ड प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ मैं। तुम प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते यार, गुस्सा आ रहा है मुझे तुम्हारे। भैया जब 2 रोज या दो कॉलम्स rows के सारे एलिमेंट इक्वल होते सेम होते हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग वाले, तो हम्म। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। हाँ, अगर किसी रो में या किसी कॉलम में 2 रोज अगर सेम हो जाती हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाते हैं, या फिर कॉलम सेम हो जाते हैं 2, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। जैसे यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, और यहाँ पर भी a b c ही आ गया,
तो ये देखो, ये और ये देखो सेम सेम हो गए ना, सेम सेम हो गए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसके तहत बहुत सारे प्रूफ होंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ध्यान रखो प्रॉपर्टीज को, बिल्कुल रटी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, बता भाई आर्यन, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी अरे बोलोगे, आज बोलोगे कल बोलोगे आर्यन, पहली प्रॉपर्टी क्या है? भैया दूसरी तो पहली बता, दूसरी कौन बात कर रहा है, पागल है तू? वर्षा पहली प्रॉपर्टी क्या है? सर अगर हम किसी भी उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और फिर उसको हम ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेंट हाँ, निकालेंगे तो दोनों सेम दोनों सेम आते हैं। किसी भी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकालो, चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, सेम होता है। या किसी डिटरमिनेंट के अगर रोज और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उसका डिटरमिनेंट अनचेंज्ड रहता है। ये है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी भाई? ठीक है। आर्यन बता, दूसरी प्रॉपर्टी बता। आवाज नहीं आ रही आर्यन मुझे। हेलो, हाँ बोलो। कृष्णा अब बताओ। दूसरी हाँ दूसरी। हेलो, हेलो, हेलो भैया, आवाज आ रही है? आ रही है मुझे आवाज आपकी। भैया अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रोज और कॉलम्स अगर इंटरचेंज कर दिए जाते हैं तो उनके डिटर्मिनेंट के साइन भी इंटरचेंज हो जाते हैं। हाँ, उनके साइन भी बदल जाते हैं। और इस चीज को बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे वाले पे। -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरी गुड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी भाई कृष्णा, थर्ड बता चल। थर्ड थी जिसमें दो रोज या दो कॉलम सेम एलिमेंट्स हो उसमें तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता हाँ है। जी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी भाई, बताओ फोर्थ प्रॉपर्टी और बता। फोर्थ प्रॉपर्टी थी जिसमें एक अगर हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है तो वो खाली एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पूरे से नहीं होगा। हाँ जी, ठीक और है, पार्ट वन मतलब उसको डिवाइड डिवाइड में भी भी करना लिखना पड़ता पड़ेगा है बैलेंस पूरा रखने के करने लिए। के लिए। बिल्कुल सही बात है। इस फोर्थ हाँ प्रॉपर्टी पे मैं आपको हाँ, पहली बैलेंस रखने प्रॉपर्टी, के एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी। वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है कि हम किसी रो में से या किसी कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। ये फोर्थ प्रॉपर्टी का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। और उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कॉमन निकाल लो बस, खाली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक रो में ही अगर कॉमन है तो भी निकाला जा सकता है, और अगर एक कॉलम में है तो भी निकाला जा सकता है, ठीक है। ओके, इसी का एक स्पेशल केस और भी है। ये है हालांकि ये सेम ही बात है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो आपके पास दो रोज हैं, ठीक है, तीन वो हैं, जैसे B1 B2 B3, और K ऑफ A1, K ऑफ A2 और K ऑफ A3, इस तरीके से। मतलब दो रोज का रेशो बराबर आ रहा है कुछ कर करा के। अब मुझे नहीं पता वो आपने क्या किया, देखो जैसे ऐसे देख लो, इसको छोड़ो इसको देखो, 2 3 4 है, और यहाँ पर आपके पास 7 9 8, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 4 हाँ 6 और 8। मान लो ऐसा कोई डिटरमिनेंट है, चाहिए क्या? ठीक है। और अगर आप गौर करो, इसमें और इसमें इन दोनों के रेशियोज सेम आ रहे हैं सबके लिए। जैसे 2/4, 3/6, 4/8, ठीक है। ओके, तो जैसे यहाँ पे 2/4 है, 3/6 है और 4/8 है। अगर आप इन दोनों रोज के रेशियोज देखो तो R1 और R2 के रेशियोज देखो, 1/2, 1/2 और 1/2, सही है ना।
इन सब में अगर आप देखो तो रेशियोज देखो सेम है, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 1/2, तो रेशियोज अगर सेम है दो रोज के, तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? रेशियो पे भी। हाँ रेशियोज के भी। अच्छा अब ऐसा क्यों, मेन बात तो यही है ना, ऐसा क्यों? चलो वो वाली तो हमें बात समझ में आ गई थी, आपको ये बात तो समझ में आती है ना कि दो अगर रोज ही सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ये बात तो क्लियर है? रेशियो से भी हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर आप गौर करो तो अगर मैं इसमें इस पूरे में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ ना? तो अब आप खुद देखो, तो फिर बात पूरे तो में वही से ही पड़ेगी, निकाल अरे सकते। बात तो वही पड़ेगी, दो रोज इक्वल हो गई। दो रोज इक्वल होगी ना, तो उसने इसका एक शॉर्टकट बता ये दिया है जीरो हो उसने। जाएगी। हाँ ऑब्वियस बात है, तो तभी तो मैंने कहा कि ये चीज 0 हो जाती है। तो उसने ये बात भी बता रखी है कि दो रोज सेम है तो भी 0 हो जाएगा, दो रोज का अगर रेशियो भी सेम है तो भी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। भाई देखो दो रोज अगर सेम होती है ना तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है उसका, ये बात सही है। और रेशियोज अगर सेम है तो भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि रेशियोज अगर सेम है तो भैया आप इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लोगे, तब तो बराबर कर ही दोगे उसको। बात तो फिर वही पड़ेगी ना कि दो रोज सेम होगी, समझ में आया? ठीक है, तो फोर्थ हाँ प्रॉपर्टी के अंदर खुद दो प्रॉपर्टीज एक स्पेशल केस की तरह काम कर रही हैं, ठीक है। उसमें पहली प्रॉपर्टी के तहत आप कोई भी कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी के तहत अगर किन्हीं भी दो रेशियोज, किन्हीं भी दो रोज के अगर रेशियोज बराबर होते हैं तो भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of the two determinants। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और उसकी कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर ऐसे प्लस करके लिखे हुए हैं, मतलब उनकी जो एलिमेंट हैं, देखो नॉर्मली हम एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से पढ़ते आए हैं, ठीक है, मतलब लेकिन अगर आपके किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में अगर इस तरीके से है कि मतलब उसका वो एलिमेंट दो वैल्यूज कंटेन कर रहा है प्लस में, जैसे मतलब x प्लस में 3, x प्लस वाई प्लस में 7 और z प्लस में 9, अब ये प्लस तो नहीं हो सकते वेरिएबल्स, तो आपके एलिमेंट के अंदर दो टर्म्स हैं, तो आप उन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिटरमिनेंट्स में डालकर प्लस करोगे तो वो इक्वल टू इसी डिटरमिनेंट के आएगा। समझ में आया? अच्छा ठीक है, हाँ भैया। ओके। अगर इसको वेरीफाई करना होगा तो किस तरीके से करेंगे? आसान चीज है, देखो फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई वैल्यू ले लेना, जैसे 2 4 6, ठीक है, ये या फिर इसको ज्यादा बड़ा मतलब छोटा ही ले लो, और यहाँ पे 1 और 3। अब अगर आप इस 2 और 4 को भी अगर ब्रेक कर दो 1 3 1 3 ऐसे, ये तो हालांकि 0 ही हो जाएगा क्योंकि दो रोज सेम हो गई है, ठीक है। 1 और 4 कर लेते हैं इसको इसमें, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, 1 और 3। अब देखो मैंने इस 2 को 1 और 1 में तोड़ दिया है और इस 4 को 4 प्लस 0 में तोड़ रखा है। अब देखो फिर मैंने अलग अलग कर दिया दोनों को, देख रहे हो आप? तो इन दोनों के हाँ डिटरमिनेंट को भैया। प्लस करोगे और इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो यू विल गेट द सेम डिटरमिनेंट। सर वेरिफिकेशन इसमें कॉलम्स भी तो सेम हो रहे हैं, हम किस में सेम हो रहे हैं बताओ? 2 4 2 1 और 4 3, 2 ये 2 4। 1 और 4 3 और फिर दूसरी वाले में 1 1 और 4 3। मैडम इधर आपको पर्टिकुलर डिटरमिनेंट में देखना है बस, खाली आप इसको देखो, ये देखो, ये और ये देखो कॉलम अलग अलग है ना, ये और ये कॉलम अलग अलग है ना, ये और कॉलम ये कॉलम अलग अलग है ना, यस उसमें देखो ऐसा नहीं कि इसके कॉलम को देख के फिर इससे कंपेयर करो, नहीं नहीं वैसा नहीं करना। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इन दोनों के डिटरमिनेंट के प्लस के बराबर होगी पक्का। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी रो को अगर आप प्लस की तरह खोल के अगर लिखना चाहो, अलग अलग प्लस करना चाहो, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है गाइस, हाँ भैया। ओके। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए,
हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, देखो, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट, अगर हर एक एलिमेंट, किसी भी रो के हर एक एलिमेंट या कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इक्वी मल्टीपल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रोज, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी दूसरे रो और ऐड कर देते हैं उसी में, मतलब जैसे R1 है और अगर मैं R1 को लिखना चाहता हूँ R3 मल्टीप्लाई समथिंग प्लस R1, मतलब R1 को मैं मतलब R3 को मैं कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस करवाना चाहता हूँ R1 में ही वापस से, और R1 में ही लिखना चाहता हूँ, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आप किसी भी रो को मल्टीप्लाई करवा के किसी और रो में प्लस करवा सकते हो, प्लस करवा सकते हैं, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता इफ वी अप्लाई दिस ऑपरेशन, अगर आप इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हो तो RI माइनस, ठीक है, माइनस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना प्लस में पड़ता है ना माइनस में पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, देखिएगा ऑपरेशन यही होना चाहिए प्लस वाला, ठीक है। देखो कैसा है, जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 इस तरीके से। और अगर मैं चाहता हूं कि भाई R1 मेरा लिखा जाए कैसे, R1 प्लस में K ऑफ R3 से, अगर ऐसा कुछ लिख दिया जाए तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, देख लो, मैंने कर दिया इस चीज को, K से मल्टीप्लाई करके C1 को और ऊपर में प्लस करवा दिया, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट में करते थे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम मैट्राइसिस में कर लेते थे लेकिन यहाँ नहीं कर पाएंगे, वो मतलब करोगे तो उस चीज को बैलेंस रखना पड़ेगा, मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? देखो करने को तो कर सकते हो आप, इधर C लग जाएगा और क्या होगा, ठीक है, लग जाएगा ना, लेकिन फिर आपको यहाँ 1/C भी करना पड़ेगा। अब बताओ क्यों करना पड़ेगा, कोई बता सकता है मुझे? बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने के लिए हमने C को मल्टीप्लाई किया R1 में। अब ये सोचो, आपने पता क्या किया, आपने दो ऑपरेशन करे हैं इसमें, इसके अंदर दो ऑपरेशन इंक्लूडेड हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? R1 को आपने पहले C ऑफ R1 करवाया, तो याद करो किसी रो को जब मल्टीप्लाई करते थे, आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, किसी रो को कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, है ना, लेकिन मल्टीप्लाई करने के साथ साथ आपको क्या रखना है, उसको फिर बैलेंस भी तो रखना है। अरे सही बात है ना। तो मैंने मतलब मैंने काम करवाया ये, लेकिन इस काम में ये काम और ये काम अलग अलग हैं। इसमें देखो R1 के अंदर कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया है, तो अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया ना तो कुछ करना नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाता इससे, तो कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन फिर बैलेंसिंग का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो स्टेप इंक्लूडेड हुए हैं। पहला स्टेप है ये कि आपने R1 को मल्टीप्लाई किया है C से, और दूसरा स्टेप है कि अब आपने C ऑफ R1 को, जो कि अब आपका R1 ही चल रहा है, यहाँ पे मैं R1 ही लिख देता हूँ, और प्लस में K ऑफ R3 किया। इसके लिए तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम डिटरमिनेंट, इसको बैलेंसिंग के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन इस वाले के लिए तो करना पड़ेगा ना बैलेंस। तो इसलिए मैंने बोला कि जब आप इस स्टेप को लिखोगे ना, इस वाले को, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है गाइज? हाँ भैया। ठीक है, तो बस इसी बात को ध्यान रखना है। बाकी आप बीच में प्लस लगा सकते हैं, बीच में आप चाहें तो माइनस भी लगा सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो एक तुमसे पूछ ही लेते हैं, जो मेरे टीचर ने मेरे से पूछा था। नाउ लेट्स सी आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो नहीं बता पाए थे भाई। अब देखो, उसने हमसे पूछा था कि R1 को लिख रहे हैं, R1 मतलब रिक्वायरमेंट है ऐसी, तो C और प्लस में K ऑफ R2, ठीक है। तो बोला कि इस ऑपरेशन को लगाने के लिए क्या क्या बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इसमें, ये पूछा था उसने हमसे।
अब आप बताओ क्या क्या R1 को बैलेंसिंग 6 करनी से चाहिए। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कि बैलेंसिंग क्या क्या करनी पड़ेगी, मतलब मैं ये ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ, पहले ये बताओ मैं इसमें ये ऑपरेशन लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। लक्ष्य लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, इस ऑपरेशन का ध्यान रखना इस बात का। अब आप ये बताओ मुझे कि क्या क्या लिखना पड़ेगा, मतलब कुछ बैलेंस करने की जरूरत है भी कि नहीं है, कि चलने तो डायरेक्ट। भैया पहले तो इसमें वो करना पड़ेगा 1/c से मल्टीप्लाई CR1 बनाने के लिए, 1/c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वेरी गुड। और फिर बस उसके बाद R2 के लिए k इंटू 1/k करना पड़ेगा बाहरी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, वही चीज तो मैं कह, मैंने छठवीं प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी, छठी मैंने प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि किसी भी आप रो को हाँ, किसी फिर इसे दूसरी रो ऐसे लिख को देंगे मल्टीप्लाई प्लस करके 1/k और लिख दूसरी सकते हैं, उसमें लगा देंगे और ऐसे इसके लिए डिटरमिनेंट पे ऑपरेशन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज तो मैंने बताई अभी आपको, 6 प्रॉपर्टी क्या थी, यही तो थी। हाँ तो यही तो काम हो रहा है, ये वाला के की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपने किसी दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हो, तो इसके लिए थोड़ी हाँ बैलेंसिंग होगी। आर्यन थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, तभी समझ में आएंगी चीजें। जब आप मेरे से पूछोगे, जब आप मेरे से क्लियर करोगे, तभी तो समझ में आएंगी, वरना समझ में कैसे आएंगी। पूछो क्या ठीक। चीज में प्रॉब्लम आ रही है। सुवर्चा, जी सर। बैलेंसिंग करने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी ये बताइए। इस मैं चाहता हूँ इस प्रॉपर्टी को लगाना, अब इस चीज को लगाने के लिए मुझे क्या बैलेंसिंग करनी पड़ेगी कि डिटरमिनेंट पे कोई फर्क ना पड़े। आवाज नहीं आ रही मुझे, या बोल ही नहीं रही तू। इसमें सर बस 1/c से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो इसका नॉर्मल उसका डिटर्मिनेंट होगा, और जब हम इसको ये c+k R2 करेंगे तो फिर जब तो सेम ही आएगा। ओके कृष्णा हाँ भैया। बताओ, सही कह रहे हैं ये सब? भैया सही कह रहे हैं सर। सही कह रहे हैं। हाँ भाई आर्यन, आर्यन आवाज नहीं आ रही मुझे। आर्यन नहीं है भैया यहाँ। अच्छा आर्यन नहीं है इसमें, ओके चलो ठीक है भाई। एक चीज जो आपने भी ध्यान नहीं दी, जो मैंने मेरे टाइम पे भी नहीं दी थी, प्लीज ध्यान रखो इस चीज का, कि आपने यहाँ माइनस भी लगाया है। -c से मल्टीप्लाई किया है आपने, तो आप डिवाइड जो करोगे वो 1/c तो सही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ माइनस भी होना चाहिए ताकि बैलेंस रहे? हाँ ओ हाँ भैया। यही गलती मैंने करी थी, यही गलती आपने कर दी। ठीक है, बाकी ऑपरेशन लग जाएगा बिल्कुल, और ऑपरेशन का रिजल्ट कैसा होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। R1 में -c आएगा ना, तो -c A1 और k ऑफ R2 मतलब +k ऑफ B1, ऐसा आएगा ये। इसी तरीके से -c ऑफ A2 भैया कलर चेंज करो। +k ऑफ B2। ओके अब देखो, ठीक है, और -c ऑफ A3 +k ऑफ B3, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो एज इट इज रहेंगी, B1 B2 और B3 और C1 C2 और, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से? हाँ भैया। ठीक है, आ रहा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, हमने टोटल 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, तो आपको इन 6 की 6 प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है। ओके, और मैं आप में से किसी से भी कल ये 6 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी आपसे पूछूंगा, ठीक है। आइए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे आपके पास डिटरमिनेंट, अब देखिए अब आपके थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लेके बताइएगा मुझे, ठीक है। यहाँ y है, यहाँ b है, और यहाँ पे y प्लस b है, यहाँ पे z है, यहाँ पे c है, और यहाँ पे z प्लस में c है, और ये डिटरमिनेंट है।
डिटरमिनेंट हो गया और इक्वल टू में कितना 0। ये हमें क्या करना है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दिस। देखो एक तरीका तो ये है, देखो हाँ बोलो पहला तो सुनो इस बात को। देखो भाई ये डिटरमिनेंट है, इसको हमें किसके इक्वल दिखाना है, 0 के, है ना। सही बात है। तो एक तरीका तो ये है कि भैया इसको एक्सपेंड कर दो, लास्ट में सब कुछ कट वटा के जब इक्वल टू 0 लेके ही आना है तो अपने आप कट कटा के सब कुछ लास्ट में क्या आएगा, 0 आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, एक्सपेंड कर दो बस। एक तरीका तो ये है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कि 1 to 7 आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो विदाउट एक्सपेंडिंग करने हैं, एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। और यूजिंग द प्रॉपर्टीज, जो हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इन 6 प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए डिटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल लेके आनी है, 0 के इक्वल लेके आनी है। मेरी बात समझ में आई है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? हाँ भैया। ठीक है, तो ऑपरेशंस लगाने हैं और देखते हैं क्या क्या हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। भाई मुझे बात बताओ, इक्वल टू 0 कब आती थी साहिल? जब भैया दो रोज या फिर दो कॉलम इक्वल हो, या तो वो इक्वल हो और या तो उनके रेशो इक्वल हो, है ना। हाँ सही बात है ना। अच्छा जी, तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि हम जानबूझ के किन्हीं भी 2 रोज को या किन्हीं 2 कॉलम्स को इक्वल करने की कोशिश करें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं किसी रो में से किसी कॉलम किसी कॉलम में से किसी कॉलम को माइनस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि R1 को मैं लिख रहा हूँ, या फिर कॉलम में लिख रहे हैं ना, कॉलम को लिख रहा हूँ कैसे, C1 माइनस C2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और इसके लिए डिटरमिनेंट पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जैसा कि आपने प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी है, नहीं पड़ता ना। हाँ भैया। अच्छा बहुत बच्चे कहेंगे भैया नहीं नहीं यहाँ पे कोई कांस्टेंट होना चाहिए था। अरे है ना कांस्टेंट यार, 1 है कांस्टेंट, कोई टेंशन ले रहे। और ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। कर सकते। तो आप इस चीज को देखो पहले, ये दिख रहा है आपको, इसमें से अगर मैं फर्स्ट कॉलम को अगर मैं निकलवा दूं, C3 लिखूं और C3 माइनस C1 लिखूं, तो x हट जाएगा, y हट जाएगा और z हट जाएगा, क्योंकि माइनस करके लिखेंगे तो क्या रह जाएगा, बस खाली ABC रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? हाँ भैया। तो मेरे 2 कॉलम सेम हो जाएंगे, आया ना। If 2 columns are same, then the determinant value is 0। आर्यन कृष्णा सही कह रहा हूँ ना? हाँ भैया। ऐसे सोचना है आपको, क्वेश्चन करने से पहले सोचना है। ऐसे नहीं है कि लग पड़े, ऐसे नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करते थे, वे पहले प्रूव करने के लिए प्लान बनाते थे कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, तो वैसा आपको सोचना है कि अगर मैं इसमें से इनको हटवा दूं तो मेरे 2 कॉलम सेम हो जाएंगे, 2 कॉलम सेम हो जाएंगे, उसे क्या दूंगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? 3 थी ना, है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर 2 कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं तो उनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आओ चलो ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा LHS है, ओके, और हम हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग इसमें ऑपरेशन लगाएंगे कि R3 को हम कैसे लिखेंगे, सॉरी R3 नहीं, C3 को हम कैसे लिखेंगे, C3 माइनस, अच्छा C2 भी कर सकते हैं ना माइनस, तब x y z सेम हो जाएंगे, है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है। मैं C1 से कर रहा हूँ, तो ये काम करने के लिए कोई बैलेंसिंग के लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं। तो बस चलो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे Z हो गया, यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ पर C है, ये आप माइनस कर लोगे, माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास आ जाएगा क्या, A B और C। अब आप इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या बता सकते हो, इक्वल टू 0 बता सकते हो, और रीजन यहाँ लिख देना, यहीं पर लिख देना, C2 एंड C3 आर सेम, hence determinant value इक्वल टू 0। determinant is 0।
सही आपका LHS और RHS तो आपका है ही 0, तो आप कह देना LHS इक्वल टू में, नहीं आया समझ में? आ गया। ठीक है, आ गया तो भैया। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा प्रोसीड करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी एक्सपेंशन नहीं कर सकते, इसने मना किया हुआ क्वेश्चन में। A माइनस बी है, B माइनस सी है, C माइनस ए है। यहाँ पे B माइनस सी है, यहाँ पे C माइनस ए है और A माइनस बी है। C माइनस बी है, A माइनस बी है, सॉरी C माइनस ए है, C माइनस ए है, A माइनस बी है और B माइनस सी है, और इसको हमें इक्वल टू 0 लेके आना है। तो कैसे करेंगे बताओ, सोचो। अच्छा हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरा तरीका अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है, ऐसा हो सकता है इनमें, ठीक है। माइट भी आप कोई और ऑपरेशन लगा रहे हो, मैं कोई और ऑपरेशन लगा रहा हूँ, लेकिन प्रूफ है तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट सेम ही आएगा हमारा, ठीक है। भैया हाँ जी बोलो। फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड कर देंगे। अच्छा, फर्स्ट कॉलम को अगर हम सेकंड तो कॉलम में अगर हम ऐड करते हैं तो लेट्स सी, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा और A से A कट जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट तो कॉलम को सेकंड second कॉलम में ऐड करना है ना। हाँ, फर्स्ट को अगर आप तो सेकंड में ऐड second करते हो, column- एक मिनट देखो, यहाँ पे अगर आप ऐड कर भी देते हैं तो आप B से B कट जाएगा, A माइनस सी आ जाएगा आपके पास। हाँ और भैया, ऐसे नीचे करोगे तो आपके पास B प्लस कर रहे हैं ना, B माइनस A आ जाएगा, C और नीचे का और और नीचे C का करोगे तो माइनस आपके पास C माइनस B आ जाएगा। सही बात अब है, भैया इस ये कॉलम चीजें आ में से जाएंगी। -1 कॉमन ले लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। देखो ना, फिर दो हमारे इसमें पास कॉलम इसमें सेम हो इसमें जाएंगे। इनको C1 कॉलम आएगा, ये इसको C3 से एक बार कंपेयर हाँ। करके देखो, किस चीज का फर्क है, खाली -1 माइनस का। तो पूरे कॉलम में से मैंने बताया था ना, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी के तहत कर सकते हैं हम इस काम को? प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसका एक्सटेंशन था ना, स्पेशल केस थे जिसमें दो, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। और कॉमन निकालते टाइम आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। सुवर्चा सही कह रहा हूँ ना मैं? यस सर। ठीक है, तो कर लेते हैं। कृष्णा समझ में आया कैसे किया? हाँ भैया आ गया। ठीक है, और अगर आपके पास कोई और टेक्निक है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C1 को लिख रहे हैं, मतलब अगर जैसे रोज के हिसाब से अगर आपके पास कोई टेक्निक है तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप रोज से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है पूरी पूरी, ठीक है। तो C1 को हम कैसे लिख रहे हैं, C1 प्लस C2 कर। तो हालांकि इसमें डिटरमिनेंट पे, इस वाली प्रॉपर्टी में डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो देख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा A माइनस सी, B माइनस ए और C माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा, C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस सी। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो चीज है, फिर जैसे लक्ष्य ने बताया कि टेकिंग -1 एज कॉमन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, -1 को बाहर निकाल लेंगे, निकाल लीजिए बाहर, यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे इस बात को लिखो कि टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C1। C1 में से हमने क्या कर लिया है, -1 को बाहर निकाल लिया। -1 को बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया हमारे पास, C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस सी, और यहाँ क्या बच गया, B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी, और यहाँ पे C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ तो -1 हो जाएगा, लेकिन देखो ना दो कॉलम सेम नहीं हो गए, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और इसके 0 होते ही तो यहाँ पे 0 आपके RHS के बराबर आ गया, नहीं? हाँ भैया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। बाकी मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई करें, 6 तक ट्राई करना है। 8 तक कर लेंगे। नहीं, 7 में थोड़ा सा तकलीफ आएगी आपको, अगर
हालांकि 7 तक कर लो चलो, अगर जिन जिन क्वेश्चनों में तकलीफ आएगी मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा उन्हें, लेकिन ट्राई जरूर करना है, ठीक है? ओके भैया। और क्योंकि मुझे आपके ट्राई हुए क्वेश्चंस चाहिए, जो भी आप ट्राई करते हैं, ओके? ठीक भैया। तो और दैट्स ऑल फॉर टुडेज।